बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के 19 ग्रेड के 42 एसोसिएट प्रोफेसर्स को 20 ग्रेड में प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध सरकार ने यह अहम इकदाम उठाया है। महकमा कॉलेज तालीम के 19 ग्रेड के 42 एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जिनको 20 ग्रेड में प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट करते चले आपको, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के 19 ग्रेड के 42 एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जिनको 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स अब प्रोफेसर्स के ओहदों पर तैनात कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के 19 ग्रेड के 42 एसोसिएट प्रोफेसर्स को 20 ग्रेड में प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के 42 जो है एसोसिएट प्रोफेसर जो 19 ग्रेड के उनको 20 ग्रेड में प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्कियां दे दी, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में 25 मर्द और 17 खवातीन शामिल है जिनको 19 से 20 ग्रेड में प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई है। जी आजाद, बताएगा ये कब से तरक्कियों के मुंतजर थे? जी बिल्कुल, ये संघ सरकार ने बाकायदगी से सेनाटी फेरत के लिहाज से इनको तरक्कियां दी है जो तरक्कियों के मुंतजर थे। इस हवाले से इस वक्त जो तरक्कियों का देने का अमल जो जारी है, इस लिहाज से संघ सरकार ने इनको सेनाटी के लिहाज से इनको अगले 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां दी है। जो 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां पाने के हकदार थे, लेकिन संघ सरकार इनकी सिलेक्शन करने के बाद में स्क्रूटनी करके इनको तरक्कियां दे दी है। तरक्कियां दे दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आजाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन की जीत पर शुक्रिया कराची जलसायाम। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन की जीत में शुक्रिया कराची के मौजू पर पंडाल सजा लिया। कराची में टावर के मकाम पर जलसायाम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हज़ारों की तादाद में शाहराह पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त जलसागाह से बराह रास्त हमें अपडेट करेंगे। आजिज़, बताइएगा कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त मैं उस स्टेज के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ जहाँ पे आज शाम को जलसा होगा। पंडाल सज चुका है, हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लग चुकी हैं। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन में जीत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। शुक्रिया कराची इस जलसे को नाम दिया गया है। जलसे का वक्त तो 5 बजे मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं और लाइट्स से लगता है कि जलसा 5 बजे नहीं बल्कि 6-7 बजे शुरू होगा और देर तक चलेगा। जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। ये भी यहाँ पे ऐलान मुतविक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज कराची के मेयर का जो उम्मीदवार होगा उसके नाम का बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आने वाला मेयर कौन होगा। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज मुर्तज़ा वहाब के नाम का ऐलान मुतविक है। मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी की जानिब से आइंदा मेयर के इंतखाब में उम्मीदवार होंगे। अगर जलसे की तफसीलात बताऊं तो आप मेरे अक़ब में ये तैयारियां देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेज बना दिया गया है जिसकी अब तैयारियां हैं। लाइट्स लगाई जा रही हैं और स्टेज के साथ ही VIPs के लिए कुर्सियां और ख़वातीन के लिए लगाई गई हैं। पीछे एक पूरा पंडाल सजा हुआ है जो ये नेटी जेटी के ब्रिज के पास स्टेज बनाया जा रहा है। उससे आगे फिर टावर तक जो है ये MA जिन्ना रोड और II चुंदरीगढ़ के संगम पर बिल्कुल जो टावर है, टावर तक यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जबकि टावर आने वाले जो रास्ते हैं उनको बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। बहरहाल अब तक जलसे की तैयारियाँ जारी हैं। आजिज़, ये भी बताएगा कि कितने लोगों की गुंजाइश रखी गई है, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं पंडाल में? जी, मैं देख रहा हूँ कि टावर के मकाम से खारादर
जाने वाले टर्न से लेके जो मशहूर मेरीवेदर टावर है वहाँ तक कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ लगी हुई हैं। हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ हैं, तादाद तो नहीं बता सकते, ये तो पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा दावा कर सकेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रहनुमा इस वक्त मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये नज़र आ रहा है कि हज़ारों यहाँ पर कुर्सियाँ हैं और ये पिंडाल सज रहा है। ये जलसा शाम को होगा, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खिताब करेंगे, पीपल्स पार्टी के दीगर मरकज़ी रहनुमा भी खिताब करेंगे और इस जलसे में शिरकत के लिए शहर भर से काफ़िलों की आमद जो है वो 5 बजे तक तकरीबन शुरू हो जाएगा। अच्छा, आज ये भी बताएगा कि कौन कौन सी पार्टी को मदऊ किया गया है? नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी के कराची से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, यूसी चेयरमैन्स हैं, काउंसलर्स हैं, वार्ड काउंसलर्स हैं, उन तमाम को बुलाया गया है। ये पीपल्स पार्टी का बल्दियाती जलसा है, बल्दियाती जश्न है, बल्दियाती इलेक्शन में जीत का जश्न है, जिसका ऐलान 2 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और फिर आज इसका पिंडाल सजाया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों को जी बाकायदा ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन यहाँ पे कराची में बल्दियाती सतह पर मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ सईद गनी ने अपने मीडिया टॉक में ये बात की थी कि इत्तेहादियों की उनको हिमायत हासिल है और अपने इत्तेहादियों की हिमायत के साथ वो मेयर मुंतखब कराने में कामयाब होंगे। अलबत्ता ये ऐलान था, अब देखना ये है कि जब जलसा शुरू होता है कि आया इसमें दीगर इत्तेहादी शरीक होते हैं या सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग शरीक होते हैं। जी, अभी ये देखना होगा कि किसको किसको मदऊ किया गया है और अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और पिंडाल सजाया गया है। तैयारियां ज़ोरों शोर से इस वक्त जारी हैं, जिससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खिताब करेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खिताब करेंगे और मेयर कराची कौन होगा इसका भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। आज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सानवी बोर्ड के तहत 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा जारी है। 1,90,690 उम्मीदवार पर्चा दे रहे हैं। लोड शेडिंग की सूरत हाल में बेहतरी आई है। आपको अपडेट करते चलें, सानवी बोर्ड के तहत 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा इस वक्त जारी है। 1,90,690 उम्मीदवार पर्चा दे रहे हैं। लोड शेडिंग की सूरत हाल में बेहतरी आई है। पर्चा ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी रह गए हैं। 12:30 बजे ये पर्चा ख़त्म होना है। 9:30 बजे जो शुरू हुआ था, सानवी बोर्ड के तहत 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा इस वक्त जारी है, जो कि ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं तो बेहतरी आई है। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। जवाद, बताइएगा कि बेहतरी किस तरह आई है? जी बिल्कुल, आज जो सानवी बोर्ड के तहत रियाजी का पर्चा जिसका आगाज़ 9:30 बजे हुआ था, पेपर का दौरानिया 3 घंटे पर मुहित था और अब वो ख़त्म होने वाला है। कमोबेश 4 से 5 मिनट रह चुके हैं। इस वक्त मैं जो है वो गुलशन के गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। इम्तिहानी मरकज़ है यहाँ पर। आज रियाजी का पर्चा चूँकि मुश्किल होता है, तालिबात का स्कूल है, यहाँ पर जारी है। लोड शेडिंग की सूरत हाल में बेहतरी देखने को आ रही है गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में। और ये बेहतरी क्यों आ रही है, आज सुबह हमारी बात हुई नाज़िम में इम्तहानात हबीबुल्लाह सुहाग साहब से, जिन्होंने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा भी किया। उनका ये कहना था कि हमने जो है वो के इलेक्ट्रिक को लेटर लिखा कि जब गुज़श्ता दिनों शिकायत आई कि बहुत सारे इम्तिहानी मराकज़ में बिजली की सूरत हाल जो है वो नहायत अबतर है, पेपर्स के टाइम पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा, जिसके बाद आज सूरत हाल में हमें बेहतरी देखने में आती है। और इस वक्त मैं जिस इम्तिहानी मरकज़ में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी लोड शेडिंग होती थी, लेकिन आज जो है वो बिजली की जो है वो फरहमी को यकीनी बनाया गया है। बिजली इस वक्त जारी है, ताकि चूँकि रियाजी का पर्चा है मुश्किल होता है और 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा है। 1,90,690 उम्मीदवारान इम्तिहानी जो है ये पर्चा दे रहे हैं। 524 इम्तिहानी मराकज़ थे। तो इस तरीके से बिजली की सूरत हाल में बेहतरी है। जबकि उनका ये भी कहना था कि नकल की रोकथाम के लिए जो गुज़श्ता दिनों शिकायत मौसूल हुई थी, उन्होंने जो है बोर्ड्स की टीमें तश्कील दी हैं, 93 टीमें तश्कील दी हैं, जो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में
तैनात की गई हैं वहाँ का दौरा करती हैं और देखती हैं कि तालिबात को या तुलबा को या किसी भी स्टाफ को, स्कूल को कोई मुश्किल पेश हो तो फिर वो उसकी जो है वो रहनुमाई कर सकें, उसको उन मुश्किल से निकाल सकें। आज अब ये पेपर बस ख़त्म होने वाला है, 12:30 बजे इस पेपर का इख्तिताम होगा। इसके बाद जनरल ग्रुप का पेपर अंग्रेज़ी का उसका आगाज़ 2:30 बजे होगा। उसका दौरानिया भी 3 घंटे पर मुहित होगा। हबीबुल्लाह सुहाग साहब का यही कहना था कि पर्चे मामूल के मुताबिक लिए जाएंगे और फिर हब सेंटर जो जवाबी कापियाँ हब सेंटर्स पहुँचाई जाएंगी लिफाफे में मोहर बंद करके, और अगर कोई भी नकल माफिया जो है सरगर्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है हम बर वक्त कार्रवाई भी करेंगे। गुज़श्ता दिनों एक इम्तहानी मरकज़ अफवा स्कूल की जानिब से एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे तालिबात से पैसे लिए जा रहे हैं। इस मामले पर हबीबुल्लाह सुहाग ने सिटी 21 को ये बताया कि ये एक गलत फहमी थी। उन्होंने बोला उन्होंने ख़ुद वहाँ पर चेक किया, वहाँ के DC साहब ने वहाँ का दौरा किया, प्रिंसिपल से बात हुई, तो ये गलत फहमी की बिना पर जो है वो एक ऑडियो लीक हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तालिबात से बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, वो अपने मामूल पर आती हैं और मामूल पर जाती हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि स्कूल में इस वक्त जो है वो घंटी बज चुकी है और पेपर के इख्तिताम की घंटी बज चुकी है और अब जो तालिबात से है दोबारा जवाबी कापियाँ वसूल की जा रही हैं। जी जवाद, ये बताएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोड शेडिंग में बेहतरी आई है, अभी जो है वो पर्चा ख़त्म हो गया मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, अब जो दूसरी शिफ्ट आएगी 2:30 बजे, क्या उनके लिए भी यही इंतज़ामात होंगे, लोड शेडिंग नहीं की जाएगी? जी देखिए, बकौल हबीबुल्लाह सुहाग साहब के तो जो पर्चा चाहे सुबह का हो या सेपहर का हो, जो बिजली का सिलसिला है वो जारी रहेगा। ताहम अब सुबह में तो वादा वफा हो गया, लेकिन दोपहर में क्या सिलसिला होगा, 2:30 से 5:30 तक पेपर होगा, उस दौरान बिजली जाएगी नहीं जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि सुबह के वक्त तो उन्होंने कहा था हमने लेटर लिखा है तो लाइट नहीं गई। अब दोपहर के वक्त में बिजली को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह से लेकर 5:30 बजे तक 8 से 10 घंटे होते हैं और 8 से 10 घंटे के इलेक्ट्रिक बिजली ना बंद करे तो ये एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। लेकिन अब लेटर लिखा है, इसका क्या नतीजा जो है वो निकलता है, ये तो दोपहर की शिफ्ट का जब पेपर का आगाज़ होगा और जब वो 3 घंटे गुजरेंगे तो फिर पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक ने उस लेटर पर कितना अमल किया है। जी बिल्कुल, जब वक्त गुजरेगा तभी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक ने ख़त पर कितना अमल दरामद किया है। और अगर अभी भी लोड शेडिंग नहीं होती 2:30 बजे के बाद भी, तो एक मौजे की बात है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग किए बिना रह गई है। जवादा से बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के 40 डेप्टी अटॉर्नीज़ की नई भर्तियां कर दी हैं, जिसका महकमा कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट करते चलें आपको कि सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के 40 डेप्टी इंटर्नीज़ की नई भर्तियां कर दी हैं, जिसका महकमा कानून और इंसाफ और पार्लिमानी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट करें। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कानून इंसाफ पार्लियामानी उमूर में 40 जो 18 ग्रेड के नए डिप्टी अटॉर्नी की नई भर्तियां कर दी, जिसका महकमा कानून इंसाफ पार्लियामानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए भर्ती होने वालों में डिप्टी अटॉर्नीज में हुमा यामीन, मारिया जब्बार, मसबा, नवी जमान, शहजाद, नौशीन मुख्तार, मसूद, तनवी अली, सादिया खातून, इसके अलावा मोहम्मद आरिफ, महबूब अली, बुशरा, खुर्शीद साबर, मोहम्मद अली, जावेद अहमद, काशिफ हुसैन, शाउर बानो, वसीम अहमद, किरियो, कामरान, असद खान, अब्दुल जब्बार मला, सनाउल्ला, नादिया गोरी समेत 40 डिप्टी अटॉर्नी है, जिनकी नई भर्तियां करके महकमा कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के 40 डेप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज की नई भर्तियां की हैं। दूसरी जानिब आज़ाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जैनुल आबदीन का तबादला करके डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के आली ओहदे पर तैनाती कर दी गई है। इस हवाले से भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, ये 18 ग्रेड के अफसर हैं जैनुल आबदीन मेमन, जो इस वक्त मीरपुर खास के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 तैनात है, जिनका जो तबादला करके डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास तैनात कर दिया है, जो कि उनके पास डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास का आर्जी चार्ज था। सैलाबी सूरत के बाद में ये एक्टिंग चार्ज रखते थे। एक्टिंग चार्ज के बाद में जो आज जो संदूक हुकूमत ने उनको उस ओहदे से हटाकर मुस्तकिल बुनियादों पर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर तैनाती कर दी, जिसका भी महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जैनुल आबदीन गुज़िश्ता 1 साल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 के ओहदे पर भी तैनात है। इसके साथ साथ उनके पास डिप्टी कमिश्नर का भी चार्ज था, लेकिन आज उनको डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे।
गुज़श्ता रोज़ कादरी बिरयानी सेंटर पर डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तार डकैत ने कादरी बिरयानी सेंटर से पहले टीपू सुल्तान पर कायम आइडियल बेकरी पर लूटमार की वारदात की थी और पिस्टल का बट मारकर बेकरी पर काम करने वाले शख्स को जख्मी किया था। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट करें इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कादरी बिरयानी सेंटर पर डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाला शख्स के मुलजिम की गिरफ्तारी का जो मामला है। गिरफ्तार डकैत ने कादरी बिरयानी सेंटर से पहले टीपू सुल्तान पर कायम आइडियल बेकरी पर लूटमार की वारदात की थी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी जो सिटी 21 न्यूज ने जो हासिल कर ली है। मुलजिम ने आइडियल बेकरी पर असले के जोर पर लूटमार की और अंदर बैठे शख्स को पिस्टल का बट मारकर जो वो जख्मी किया था। फुटेज में जो डकैत पकड़ा गया है इरफान, उसको जेब पर पिस्टल का बट मारते हुए भी जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि कादरी बिरयानी सेंटर पर डकैती की वारदात के दौरान होटल के कैश काउंटर पर काम करने वाले शख्स को जो है वो इसी डकैत इरफान ने जो है वो 2 गोलियां मारकर कत्ल किया था। जो मुलजिम है वो डालमिया का रिहायशी बताया जा रहा है। अजीम नामी शख्स को कत्ल करने वाला शख्स है ये, जिसको जो फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार करके कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजमीन की फरियाद सुन ली गई। DGSBC ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए DPC तैयार करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजमीन की फरियाद सुन ली गई है। DGSBC ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए DPC तैयार करने का हुक्म दे दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजमीन की फरियाद सुन ली गई है। DGSBC ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए DPC तैयार करने का हुक्म दे दिया है। अपडेट करें आपको, 12 सालों से अफसरान और मुलाजमीन प्रमोशन के हक़ से महरूम थे। मुलाजमीन की मेडिकल की सहूलियात पर भी बेहतरी लाने का हुक्म दिया गया है। DGSBC ने तमाम टावर्स के डायरेक्टर्स को गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म भी दिया है। तफसीलात जानेंगे, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट करें। जी बिल्कुल, SBCA के जो अफसरान और मुलाजमीन है इनके लिए खुशखबरी है कि DG SBCA यासीन शरबलोच ने तैनाती के बाद अपना पहला हुक्मनामे जारी किया है, जिसमें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अली मेहदी को इस बात का पाबंद किया है कि वो फौरी तौर पर जो है डिपार्टमेंट में जितने भी अफसरान और मुलाजमीन हैं उन तमाम लोगों की लिस्ट बनाए, DPC लिस्ट बनाए तैयार की जाए, जिसके तहत अफसरान और मुलाजमीन को जो है प्रमोशन से नवाजा जाने का इम्कान बताया जा रहा है। 12 सालों से ये जो अफसरान और मुलाजमीन है वो प्रमोशन के हक से महरूम थे। हम माजी में मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से DG को जो है वो एप्लीकेशन भी दी जा चुकी थी, लेकिन अब इन्होंने अपनी तैनाती के बाद ये हुक्मनामा जारी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि मुलाजमीन की जो मेडिकल की सहूलियात हैं उनको भी बेहतर बनाने के लिए जो है इकदाम किए जाए, क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि जो बीमार हो जाते हैं, अस्पतालों के धक्के खाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन अस्पताल उनको जो है वो सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। तो इस हवाले से भी इंतहाई सख्त हिकमत अमली तैयार करने की जो है अहकामात जारी किए गए। साथ ही DG SBCA ने जो है वो मुख्तलिफ टाउन्स में जो डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको भी सख्ती से जो है वो ताकीद की है कि फौरी तौर पर जो है अपने इलाकों के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उनकी लिस्टें मुरतब करें और साथ ही उन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद आपका। 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी है। मरदमशुमारी के अमल में 2 रोज़ बाकी रह गए। सिंध की आबादी 5 करोड़ 62 लाख से तजावुज़ कर गई। कराची की आबादी 1 करोड़ 86 लाख 10 हज़ार की हद क्रॉस कर गई है। अपडेट करते चलें आपको कि 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी इस वक्त जारी है। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट करें इस हवाले से। जी ठीक है, ये डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी है। 15 मई तक इसकी मुद्दत थी, जिसमें बाकी सिर्फ 2 रोज रह गए हैं और ये अब आने वाले 2 रोज तक जारी रहेगा। मजमूई जो कराची की मैं आपको बताऊं कि आबादी में शरह का इजाफा जो है वो 16.31% हो चुकी है, जो 10% तक था उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और कराची की पूरी आबादी 1 करोड़ 87 लाख के लगभग हो चुकी है इस वक्त, जबकि सूबा सिंध की मजमूई जो आबादी है उसकी शरह में 17.52 इजाफा हुआ है, जबकि सिंध की आबादी 5 करोड़ 62 लाख 42 हज़ार से रास हो गई है। ये सारे एदाद-ओ-शुमार जो हैं वो इदारे शुमारियात के हैं, आज के एदाद-ओ-शुमार हैं और इनके मुताबिक के
ये तमाम अजला में इस वक्त जो रिहायशी और इलाके हैं वहाँ पे मरदमशुमारी का अमल जारी है। आने वाले 2 दिनों के बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई इजाफा नहीं होगा और ये आखिरी बार मरदमशुमारी के अमल में इजाफा हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची में सूरज का पारा हाई है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर का पारा आज भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज भी शहर जो है वो गर्मी की लपेट में ही रहेगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 2 रोज़ में शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। आज टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है, जबकि शिद्दत जो है वो गर्मी की ज़्यादा महसूस होगी क्योंकि मरतूबियत शहर में इन दिनों बहुत ज़्यादा है। कराची में आज अभी से जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, जबकि इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 35% है। जुनूब मगरिबी सिम से अलबत्ता अब हवा चल रही है क्योंकि इन दिनों कराची में गर्मी ही नहीं बल्कि साथ में हब्स भी था, और हब्स की बड़ी वजह ये थी कि दिन में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहती थी। ताहम आज इस वक्त में सुबह में समंदरी हवाएं जो हैं वो बहाल हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये जो गर्म हवा है इसकी वजह से भी गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। शिद्दत इस वक्त तकरीबन 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। आज टेम्परेचर जो है वो अगर 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तो 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी जो शिद्दत है वो महसूस की जा सकेगी। अलबत्ता सिंध के दीगर अजला की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई है। सिर्फ यही नहीं, ये भी बताया गया है कि दिन भर मौसम वहाँ गर्म और खुश्क होगा। कराची का मौसम गर्म और मरतूब है, इसमें थोड़ी सी बेहतरी आइंदा 2-4 दिनों में आने की तवक्को है, लेकिन चूँकि मई कराची में गर्म महीना ही होता है तो इस मुनासिबत से जो है वो गर्मी अब कराची का अहाता किए रहेगी। जी आपको बताएं कि 2 साल कबल FB एरिया थाने की हदूद में कमसिन बच्चे हारिस के साथ जिनसी ज़्यादती और कत्ल के मुकदमे में मुतासरा ख़ानदान को ताहाल इंसाफ ना मिल सका। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेंट्रल की अदालत में मुलजिम के वकील की गैर हाजिरी के बायस मुकदमे की कार्रवाई मज़ीद इल्तवा का शिकार है। तफसीलात बताएंगे शहरयार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। कराची की ज़िले अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत होगी। मुख्तलिफ थानों से गिरफ्तार मुल्ज़िमान को रिमांड के लिए मुतल्लिका अदालतों में पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में टर्किश इंजीनियर को असलहे के ज़ोर पर लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िम को पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ लाइन्स एरिया के इलाके में डिस्ट्रिक्ट साउथ के खुफिया एहलकारों ने जो है वो पुलिस मुकाबले के बाद एक मुसल्ला मुल्ज़िम को जो है वो गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार मुल्ज़िम ने 18 अप्रैल को अब्दुल्ला हारून रोड पर टर्किश इंजीनियर से असलहे के ज़ोर पर 14 लाख रुपए लूटने का जो है वो एतराफ़ किया है। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हैदरी मार्केट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त इमरान और आरिफ के नामों से हुई, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्ज़े से भारी मकदार में मंशियात और नकद रकम बरामद करके कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में शहर में हालिया पेश आने वाले स्ट्रीट क्राइम्स और कार लिफ्टिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सरसैयद थाने की हुदूद में पुलिस ने कार लिफ्टिंग और स्ट्रीट क्राइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुताबिक मुल्ज़िमान शहर में जो है वो मंशियात फ़रोख्त करने के जराइम से भी वाबस्ता रह चुके हैं। तमाम गिरफ्तार मुल्ज़िमान को रिमांड के लिए आज मुतल्लिका अदालतों में पेश किया जाएगा। जी एहतसाब अदालत में साबिक नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल और दिगर के खिलाफ क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक DG SBCA इफ्तिखार कायम खानी समेत 6 मुल्ज़िमान की जानिब से अदालत में पासपोर्ट के बजाय ज़र ज़मानत जमा कराने की दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़। देखिए जी, इस वक्त मौजूद हूँ एहतसाब अदालत क्लिफ्टन के बाहर। आज साहिल की सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई, जहाँ पर MQ में रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर अदालत में पेश हुए। लेकिन आज इसी रेफरेंस में जो शरीक मुल्ज़िमान ने इफ्तिखार कायम खानी समेत दीगर ने जो पासपोर्ट के बजाय श्योरिटी जमा कराने से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्त दी है, उस पर आज फ़ैसला आना था। उसमें क्या हुआ, एडवोकेट हसन साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज की प्रोसीडिंग में क्या पेशरफ्त सामने हुई है? आज की प्रोसीडिंग में ये था कि क्योंकि जब बेल कन्फर्मेशन का वक्त था तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था
कि तमाम जो भी इस केस के अंदर मुल्ज़िमान हैं वो अपने पासपोर्ट्स भी जमा करा दें अदालत के अंदर, और उनके नाम भी ECL के ऊपर डालने का ऑर्डर किया गया था। इसमें से कुछ लोगों ने जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू किया था, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है नैब कोर्ट को कि वो इन एप्लीकेशंस के ऊपर डिसीजन करे कि अपने जजमेंट को ऑल्टर करना है या नहीं करना, ऑर्डर को ऑल्टर करना है या नहीं करना। तो उसकी हेयरिंग आज हुई है, जिसमें वकला ने जो अपनी बहस की है कि इसमें क्योंकि नैब की तरफ से कभी कोई आर्गूमेंट नहीं आया, 4 साल से जो है वो मुल्ज़िमान अदालत में पेश हो रहे हैं, कोई एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अदालत से जो है वो स्किप किया हो अपनी पेशी को। जबकि नैब की तरफ से जो एविडेंस जो है जारी है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो 4 साल से में सिर्फ 3 गवाहों का बयान हुआ है 4 साल में। तो 4 साल में 3 गवाहों का एवरेज अगर लगाएंगे तो भाई इसके अंदर तो लगता है कि 40 साल गुजर जाएंगे और एविडेंस ही कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर आप जो है वो रोक देंगे लोगों को उनके हक से कि उनका पासपोर्ट भी रख लें, और उनको जो है वो कहीं ट्रैवल करने से, अगर कोई ट्रैवलिंग है उनकी तो उसको भी अगर रोक दें, तो ये खिलाफ कानून है। कानून में ये दर्ज है कि अगर वो लोग अदालत में पेशी पर हाजिर ना हो रहे हों और उन्होंने जो है वो मिसयूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल किया हो, तब तो कोर्ट ये रख सकती है, या नैब ने आर्गू किया हो। तो उसके ऊपर बहस हुई है और अदालत ने फैसला महफूज किया है 16 मई के लिए, और केस में एविडेंस के लिए और 265K की एप्लीकेशंस के ऊपर आर्गूमेंट के लिए 27 तारीख मुकर्रर की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुल्ज़िमान की जो दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया है वो 16 मई को सुनाया जाएगा, और साथ ही साथ इस रेफरेंस की जो मेन समाअत है वो 27 मई को होगी। सिंध हाई कोर्ट में शालतीफ टाउन में बड़े पैमाने पर कब्जे के केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात MDA को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 30 मई तक अदालती फैसलों पर अमल दरामद न होने पर वजाहत तलब कर ली गई। बिलाल अहमद मजीद बताएंगे। जी, शाह लतीफ़ टाउन में ज़मीनों की अराजी पर बड़े पैमाने कब्जे का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल की जानिब से, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट की जज जस्टिस अकील मोहम्मद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि शाह लतीफ़ टाउन में बड़े पैमाने के ऊपर ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे प्लॉट हैं जिस पर लैंड माफिया कब्जे कर चुकी है, और इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार ने रजू किया था सिंध हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इसका एक्शन लेते हुए तमाम तर जो कब्जे हैं उनको ख़त्म कराने का हुक्म भी जारी किया था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर दरख्वास्त गुजार जब ऑपरेशन हुआ और दरख्वास्त गुजार पर तशद्दुद भी किया गया और दहशतगर्दी तक के मुकदमात बना दिए गए। इस दरख्वास्त की समाअत करने के बाद अदालत ने जो मुतलका हुकाम है, मुतलका जो मुख्तियार का डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी बल्दियात और MDA का महकमा है, उनको नोटिस जारी करते हुए 30 मई तक उनसे वजाहत तलब की है, और उनसे पूछा गया है कि बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं तो अब तक इन आराजी पर और प्लाटों के ऊपर कब्जे ख़त्म क्यों नहीं कराए जा सके। सिंध हाई कोर्ट में करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद नैब का बड़ा फैसला। नैब ने रिव्यू कमेटी तश्कील दे दी है। आपको अपडेट करते चलें, रिव्यू कमेटी तश्कील दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का ये मामला है। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद नैब का बड़ा फैसला। नैब ने रिव्यू कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर अदनान प्राचा ने अप्रैल 2022 के मुकाबले अप्रैल 2023 में तरसीलात ज़र में कमी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। उनका कहना है कि तरसीलात ज़र में गल्फ़ ममालिक पाकिस्तान के लिए बड़ी मार्केट हैं। सऊदी अरब और UAE से बड़ी कमी अच्छी नहीं। करेंसी मार्केट के बड़े फ़र्क और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात हुए हैं। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। जी अशरफ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानब से तरसीलात ज़र में जो देखा जाए 1 साल के दौरान नुमाया कमी हुई है। वजूहात क्या हैं, उसके क्या असरात हो सकते हैं, यहाँ जानते हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो माहिर अदनान प्राचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, अप्रैल 22 के मुकाबले अप्रैल 23 में नुमाया कमी हुई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी देखें, अभी सऊदी अरेबिया, हमारा UAE और गल्फ़ स्टेट्स जितने भी हैं वो हमारी मेन मार्केट है वर्कफोर्स एक्सपोर्ट करने की, जहाँ पे हमारा तकरीबन 60% वर्कफोर्स हमारे अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वहाँ पे काम करता है, और वो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं। अब पिछले साल अप्रैल के मुकाबले के अंदर इन्हीं ममालिक से हमारी जो गिरावट है वो पिछले साल अप्रैल के अंदर $70 करोड़ हमारे सऊदी अरेबिया से आए थे, और इस साल अप्रैल के अंदर तकरीबन $49 करोड़ आए हैं। तो ये तकरीबन आप देखें कि 21-22
करोड़ डॉलर की गिरावट आई है। और इसी तरीके से यूएई से 61 करोड़ डॉलर आए थे पिछले साल अप्रैल में, और इस साल 38 करोड़ डॉलर आए हैं। अब ये जो गिरावट है इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, हमारे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पिछले कई महीनों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड लें। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये हमारा असासा है, हमारा पाकिस्तानी ये बाहर जो है हमारा असासा है, यही वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं। 30 से 31 अरब डॉलर जो हर साल इंजेक्ट होता है हमारी इकॉनमी के अंदर, यही हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे भेज रहे हैं। और ये गिरावट की वजह हमारी अनसर्टन पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। और हमारी तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस टाइम पे पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कंसर्न है गल्फ़ स्टेट्स को लेके, हमारे उधर वर्क फोर्स को भेजने के लिए हमारी एसोसिएशन को, हम लोगों को ऑन बोर्ड लें। हम 2-3 ऐसी सजेशंस दे सकते हैं जिससे हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी, हमारी वर्क फोर्स की मैन पावर का जो बिज़नेस है वो भी बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमें प्रॉपरली एक पॉलिसीज़ हमारे साथ बैठ के बनाई जाए तो हम ये 30-31 अरब डॉलर जो हैं, जो कि इस साल 27-28 अरब डॉलर पे आके स्टक होगा, तो वो हम इसको 38 से 40 अरब डॉलर तक इंशाल्लाह अगले साल ले जा सकते हैं। जी, जैसे कि चुनाव जो माहिरीन ने ये भी राय दी है कि हुकूमत इनके साथ मिलकर इनकी तजावीज़ पे अमल करे, तो जो सबसे ज़्यादा कमा के देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो फ़ंड्स भेज सकते हैं, सरमाएकारी भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए अमली इक़दाम करना होंगे। जी, नेशनल गेम्स के लिए सिंधी रग्बी टीम का तरबियती कैंप नेशनल कोचिंग सेंटर में जारी है। कोच मोहम्मद शुएब की ज़ेर निगरानी मेंस और वीमेन टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सिंध रग्बी टीम के कोच मोहम्मद शुएब। हम इनसे जानेंगे नेशनल गेम्स के लिए रग्बी टीम की तैयारी और सिंध की। शुएब, किस तरह से तैयारी हो रही है, किस तरह से ये खिलाड़ी जमा किया आपने? सर, ये हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया है रग्बी डेवलपमेंट के लिहाज से ना, तो जिसमें हम स्कूल्स और कॉलेजेस से ये सब गर्ल्स एंड बॉयज़ को इकट्ठा किया है। और ये जो नेशनल टीम के लिए टीम बनी है नेशनल गेम्स के लिए, तो इसके ओपन ट्रायल्स हुए हैं जो कि पूरे सिंध से लिए गए हैं। तो ये आपके जो पीछे सब बच्चे नज़र आ रहे हैं ये पूरे सिंध से हैं। तो 4 तारीख से जो कैंप लगा हुआ है 4 मई से, तो अभी आपके सामने तैयारियां वगैरह। कितने खिलाड़ी होंगे स्टैंड बाई में और टोटल आपकी टीम में मेंस वुमेंस के, और किस तरह से इनको फॉर्मेट किया है ट्रेनिंग का? सर, रग्बी 3 टाइप्स होती है, 10 साइड, 15 साइड एंड 7 साइड। जो हम नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो 7 साइड गेम है। तो इसमें टोटली 12 प्लेयर्स होते हैं और प्लेइंग में 7 साइड होते हैं, सब में 5 होते हैं। तो आप समझ रहे हैं बाकी और कौन सी टीमें आ रही हैं जब नेशनल गेम्स होंगे वहाँ पर, और कैसा रिस्पॉन्स है? सर, वैसे तो पूरे मतलब 4 प्रोविंस हैं हमारे पाकिस्तान के, उसके अलावा HEC, वापडा, आर्मी, एयरफोर्स, सब टीम्स आ रही हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। 4 तारीख से हमने कैंप लगाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि शुएब बड़े पुरुमीद हैं कि एक अच्छी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, और ये जब कोयटा में खेलेगी नेशनल गेम्स में ये टीम मर्द और ख़वातीन की, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और उम्मीद करते हैं कि अच्छी तैयारी हो इनकी और मुख्तलिफ उम्र पर ये अपने मजबूत हों। जी, नेशनल कोचिंग सेंटर में 34वें नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए स्क्वॉश के खिलाड़ी मोहम्मद ज़मान खान की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ज़मान खान कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं ये बताएंगे मोहम्मद हमाद। अजी, कोयटा में होने वाले 34वें नेशनल गेम में शिरकत के लिए स्क्वॉश के जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। नेशनल गेम में शिरकत करने के लिए जो स्क्वॉश के जो यहाँ से टीम सेलेक्ट होकर गई है, 4 वुमेन और 4 लड़कों की, जो जाएगी 21 तारीख को यहाँ से रवाना होगी कोयटा के लिए। तो स्क्वॉश के जो खिलाड़ी हैं वो भरपूर इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ एक खिलाड़ी मौजूद है मोहम्मद जो है ज़मान, जो कि यहाँ से जो है नेशनल चैम्पियन के लिए जा रहे हैं कोयटा। उनसे हम बात कर लेते हैं। ज़मान, मुझे बताइएगा कैसी तैयारियाँ कर रहे हैं, कोचिंग किस तरीके से कोच आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं? हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मेरे कोच सर नसीम और सर आमिर बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, मुझे 2 महीने से ट्रेनिंग करवा रहे हैं इस चीज़ के लिए। इंशाल्लाह हम सिंध के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। अच्छा, कितना वक्त लगाते हो प्रैक्टिस में, कितने घंटे लगा रहे हो उस प्रैक्टिस में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त देते हो? हम सुबह 8 बजे आते हैं तो 2 बजे तक खेलते हैं, फिर 2 से 5 तक रेस्ट होता है, तो उसके बाद शाम में 5 से 8 तक खेलते हैं। तो आगे के क्या गोल्स हैं? जहांगीर खान हमारे जो है बहुत बड़े लेजेंड है स्क्वॉश के, तो उनकी तरह बनना चाहते हैं? जी, उनकी तरह ही बनना है, उनकी तरह कोशिश तो उनकी तरह करना है, लेकिन वर्ल्ड टॉप 10 में आना है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। देखिए, बिल्कुल ये हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़मान खान, जो कि स्क्वॉश की यहाँ पे तैयारी ज़ोरों शोर से ये कर रहे हैं। और उनका ये कहना है, इनके जो कोच हैं नसीम साहब और जो इनके यहाँ पे
आमिर हैं सर, इनके जो है बड़ी इन पर फोकस कर रहे हैं, इनकी तैयारियों में करवा रहे हैं ताकि ये यहाँ से जब जाएँ सिंध की नुमाइंदगी वहाँ करें नेशनल्स गेम में तो सिंध के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। और ना सिर्फ सिंध के लिए, आगे इनका गोल ये है कि जहांगीर खान जो कि हमारे लेजेंड है स्क्वॉश के, उनकी तरह जो है कई मैचेस जीत के ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है अपना नाम बनवा के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़ैब मीडिया फेस्टिवल आज भी जारी है। अदाकारा अमर खान ने पैनल डिस्कशन में खुसूसी शिरकत की। कहती हैं सोच का इजहार करना सबका हक है। मज़ीद उनका क्या कहना था ये बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद जो उनके हमरा मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़ैबिस्ट में मौजूद हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़ैब मीडिया फेस्टिवल का आज ग़ालिबन दूसरा रोज़ है और मारूफ़ अदाकारा अमर खान जो है एक मुसन्निफ़ा भी हैं, मशहूर मारूफ़ अदाकारा भी हैं, जिन्होंने आज की पैनल डिस्कशन में जो है यकीनन यहाँ पे शिरकत की है। तो अमर से जानते हैं कि अमर ये बताइए कि क्या मौजू था और आज आपने तालिब इल्मों को क्या पैगाम दिया और तालिब इल्मों का जोश कितना जीतने लगा आपको? स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अपने डिग्री फॉलो कर रहे हैं और फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं, उनको ये बताना कि अपनी कहानियाँ निडर होकर सुनाते रहें। आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म वो नहीं है। उनके साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करना, उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताना और फिर एक Q&A बड़ा इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ। सो इट्स ऑलवेज लवली कमिंग टू ज़ैबिस्ट एंड pouring in all the creative process that you've gone through and taking a lot of their ideas, what they're working on and how they're feeling. I think अब वो वक्त है जहाँ पे पाकिस्तान में भी मीडिया और फिल्म स्कूल्स हैं। There is nothing better than that than to nurture fresh young minds who wants to tell their stories. बहुत शुक्रिया। अदाकारा अमर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। जैसे कि उन्होंने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि इस तरह के प्लेटफॉर्म तालिब इल्मों के लिए कितने खुशाइंद हैं। ताहम फ्रीडम स्पीच का जो एक सिलसिला है वो हर किसी के लिए जो है फ्रीडम का एक हक है, तालिब इल्मों को फराहम किया जाता है और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो यकीनन बड़े मुस्बत किरदार अदा करते हैं। जी।